गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू बैच ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो हम लोग आज पहली क्लास स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की। तो जैसे कि फ़र्स्ट क्लास में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन क्लास होता है बेसिकली, तो हम लोग वही आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बेसिकली ज्योग्राफी में होता क्या है, यूपीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को कितने डिटेल में कवर करना है, इसका सिलेबस कितना वास्ट है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अराउंड प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज मेन क्लास का डिस्कशन रहेगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके, ज्योग्राफी को लेके अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को तो पता ही है सबसे पहले क्या है, यूपीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और उसके साथ साथ क्या है, इंडियन ज्योग्राफी भी है। तो दोनों ही पार्ट को हम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, एकदम एक्सेसिवली डिटेल में कवर करना है। तो पहले हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो इसको ध्यान से देखेंगे, फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है फिज़िकल ज्योग्राफी से आते हैं, चाहे वो इंडिया का फिज़िकल ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड की फिज़िकल ज्योग्राफी हो। तो फिज़िकल ज्योग्राफी को बेसिकली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं भूविज्ञान। हिंदी में बोलेंगे भूविज्ञान। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा अर्थ कैसे बना, अर्थ सिस्टम के इंटीरियर पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद अर्थ सिस्टम कैसे बना, ये जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि अर्थ में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। कहने का मतलब कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, प्लेटूज़ या पठार कैसे बनते हैं, है ना, प्लेन्स कैसे बनते हैं, डेजर्ट कैसे बनते हैं। अक्सर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि जो डेजर्ट्स हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, है ना, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अक्सर वेस्टर्न मार्जिन में ही क्यों दिखाई देते हैं। मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं अफ्रीका, अफ्रीका मान लेते हैं इसको। तो इस पार्ट में ही, ये कॉन्टिनेंट का इस पार्ट में ही, वेस्टर्न पार्ट में ही, पश्चिमी विभाग में ही डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से, टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो ज्योग्राफी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर देखा जाए तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बस कंसेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है और साथ ही क्या डायग्राम्स वगैरह अच्छे से बना लेंगे तो आपका आधा क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और वेस्टर्न पार्ट में ही क्यों फॉर्म होता है ना, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में ही क्यों फॉर्म होता है ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम लोग यही पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में कि डेजर्ट कैसे बनता है, माउंटेन कैसे बनता है ना, प्लेटूज़ कैसे बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती है, वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं, है ना,
अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, वोल्केनो कैसे आता है, ये सारा चीज़ हम लोग क्या है इसमें डिस्कस करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी या फिर भूविज्ञान में, है ना। इसमें फेमस थ्योरीज़ हैं जो जिसके कारण हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ इस तरह से बना होगा या अर्थ के लैंडफॉर्म्स इस तरह से बने होंगे, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, है ना। मतलब बेसिकली हमारा जो अर्थ है वो बना कैसे है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह से उसके पीछे का साइंस काम करता है, ये चीज़ें हम लोग क्या है जियोमॉर्फोलॉजी में ओवरऑल पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी का, उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी हिंदी में बोले तो जलवायु विज्ञान, है ना। तो हिंदी में बोले तो जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग जितने भी जलवायु वाले कंसेप्ट्स हैं वो सबको हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। जितने भी क्लाइमेट वाले फिनोमिना हैं, मतलब मानसून क्लाइमेट कैसे बना है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कैसे बना है, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है ना। हमारा क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से लेयर्स हैं, कितने लेयर्स हैं, बादल कौन से लेयर में बनता है, बारिश कैसे होती है ना, साइक्लोन कैसे आते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो या फिर टेम्परेट साइक्लोन हो, तो साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओवरऑल देखें तो जितना भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड फिनोमिना है, कंसेप्ट्स है, वो सब को हम लोग क्या है क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं ओवरऑल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपने क्लाइमेटोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ लिया तो आपके लिए इंडियन मानसून जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, तो वो आप बहुत आसानी से डील कर लेंगे। जब ये क्लाइमेटोलॉजी आपको एकदम क्लियर होगा तो इंडियन मानसून को समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें मानसून क्लाइमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में या जलवायु विज्ञान में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक में आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में। इसमें हम लोग बोलते हैं ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी हिंदी में बोले तो समुद्र विज्ञान या, ठीक है, हिंदी में बोले तो समुद्र विज्ञान। तो ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में क्या होता है, ओशनोग्राफी में नाम से ही पता चल रहा है जो भी ओशन में जितने भी फिनोमिना होते हैं, समुद्र में जितने भी फिनोमिना होते हैं उनको हम लोग क्या है पढ़ते हैं इसमें। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे ना टाइड का कंसेप्ट क्या होता है, ओशन करंट कैसे आते हैं, मतलब धाराएं कैसे बनती हैं, उनका डायरेक्शन कैसे बनता है, गर्म धारा या ठंडी धारा है तो वो किस तरह से मतलब तय होता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओशन करेंट्स हो गया, टाइड्स हो गया, है ना, फिर ओशंस के सैलिनिटी लेवल क्या है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या है ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे कि, और ओशन के अंदर क्या आपको क्या बोलते हैं कैनियन मिलेगा या कुछ रीजस मिलते हैं, ये सब भी हम लोग क्या है इसी में ही देखते हैं ओशनोग्राफी में। ठीक है, तो ओशनोग्राफी में हम लोग ओशन से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं उसको हम लोग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग का टॉपिक है बायोजियोग्राफी।
बायोजियोग्राफी या हिंदी में बोले तो जैव विज्ञान, हिंदी में बोले तो जैव विज्ञान। तो रेगुलर क्लासेस में दोनों ही बाइलिंगुअल क्लासेस ली जाएंगे, जिसमें कि दोनों को ही मतलब बाइलिंगुअली हिंदी और इंग्लिश अलग अलग नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे या क्लास में ही नोट कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके सारे कंसेप्ट्स मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आपको आज बेसिकली सब्जेक्ट है क्या, मोर और लेस ये आइडिया लेना है। ठीक है, तो बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? तो बायोजियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि सॉइल कैसे बना, कितने टाइप्स के सॉइल हैं, फिर जिस टाइप का सॉइल है उसके हिसाब से कौन सा वेजिटेशन होगा, है ना। तो ये पढ़ते हैं हम लोग इसमें। बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस सॉइल के फॉर्मेशन के हिसाब से किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है, ये सब भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। तो इतने पार्ट्स में फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड है, जिसको हम लोग क्लासेस में कवर करेंगे, है ना। तो इसमें देखा जाए तो फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में ये बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी। हमेशा यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग प्रायोरिटाइज़ करें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना वाला चीज़ है ही नहीं। वैसे ज्योग्राफी में किसी को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद ये क्लाइमेटोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये दोनों टॉपिक से। ठीक है, बाकी सारे इम्पॉर्टेंट हैं, पर इनके कंपैरिजन में ये दोनों थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल मतलब टॉपिक्स हैं, और इसमें काफ़ी वास्ट कंसेप्ट्स हैं हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो और सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो आपको केयरफुली समझना पड़ेगा क्लास में, और प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा बार बार इसी को कि कैसे इम्प्रूव किया जा सके। पहली बारी में समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या है मल्टीपल रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो क्या है हमें ज़्यादा क्लियर होता है ना। तो ये अप्रोच फॉलो करना है। मैं आगे बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन आते हैं प्री या मेंस में, फिर आपको ओवरऑल क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो हम लोग एक बार अभी सिलेबस को कंटिन्यू कर लें। तो ये फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। उसके बाद फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में पहले आता है फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पहले देखेंगे हम लोग, तो इसमें भी हम लोग वही कवर करेंगे कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर हिमालयाज़ के मतलब हाईएस्ट पीक कौन सा है हमारे इंडिया में, है ना, और ट्रांस हिमालयाज़ क्या होते हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ क्या होते हैं, लेसर हिमालयाज़ क्या होता है ना, पेनिनसुलर प्लेटू हमारे पास प्लेटू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्लेन्स कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जितना भी हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में डिस्कस करते हैं। माउंटेन, प्लेटूज़, प्लेन्स, है ना, तराई बेल्ट क्या होता है, खादर वांगर क्या होता है ना, भाबर क्या होता है। तो ये सब हम लोग क्या है इसमें डिस्कस करेंगे फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में, है ना। इसी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब वही माउंटेन्स, प्लेटूज़, यही सब। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, है ना।
फिर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम मतलब इसमें हम लोग नदियों के बारे में बात करेंगे, रिवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी में मतलब वही ह्यूमन रिसोर्स क्या है ना, क्या क्या ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये सब इसमें पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद थर्ड में इकोनॉमिक ज्योग्राफी ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल्स, रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज़, ये सब के बारे में बात करते हैं। किसमें? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मिनरल्स हैं इंडिया में। और इसमें क्या बात करेंगे हम लोग? रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस कौन से हैं। इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमी है उसके ऊपर बात करेंगे इसमें, ठीक है। किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब क्या है हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं, है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये सब डिस्कस करते हैं। और एक और हम लोग इसी में ही कवर कर लेंगे नेक्स्ट में कि सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन। सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, ये सब इसमें बात करेंगे। सॉइल के बारे में बात करेंगे और नेचुरल वेजिटेशन में वही एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, फिर वहाँ पे किस तरह के पेड़ होते हैं, है ना, किस तरह का क्लाइमेट होता है, ये सब हम लोग क्या है नेचुरल वेजिटेशन वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, है ना। ऐसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप लोग ऐड करेंगे, इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर से जितने क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट में हम लोग रखते हैं इसको, एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिज़िकल ज्योग्राफी। इसमें हम लोग मॉनसून, क्लाइमेट, ये सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। यहीं पे ही नोट कर लेंगे कि मॉनसून, क्लाइमेट वगैरह सब चीज़ को हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। जो यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है वो है इंडियन मॉनसून सिस्टम और रिवर सिस्टम, है ना। तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है। तो उसको हम लोग कहाँ कवर करते हैं? उसको हम लोग क्लाइमेट में, फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कवर करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इसको किसी भी हालत में आपको कवर करना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अब क्या करें इसके बाद? सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया, दोनों ही वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों के सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, और इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो इसके बाद अब क्या करें? इसके बाद कि आपको रिसोर्सेस क्या फॉलो करना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है ना।
तो ये डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, प्रीलिम्स में कितने आते हैं, मेंस में कितने आते हैं। गुड मॉर्निंग दुर्गेश, आपको समझ आ रहा है क्लास में? जो मैं बता रही हूँ आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो देखें तो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से? प्रीलिम्स में अराउंड आप लोग 8 से 12 क्वेश्चंस का एवरेज मान लीजिए। 8 से 12 क्वेश्चंस का एवरेज मान लीजिए इसमें प्रीलिम्स में। कम ज़्यादा होता रहता है। अब यूपीएससी का पैटर्न आप लोगों को तो पता ही होगा कि डायनामिक है, चेंजिंग पैटर्न है, तो कभी भी चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसमें 8 से 12 क्वेश्चंस का एवरेज रखेंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, उसके बाद मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं? मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं? मेंस में हम लोग रखेंगे लगभग एवरेज 4 से 6 क्वेश्चन का एवरेज रखेंगे इसमें। वही इसमें हम लोग मार्क्स रखेंगे, एवरेज मार्क्स रखेंगे 60 से 80 के बीच में रखेंगे मार्क्स। तो मतलब 4 क्वेश्चन भी आ सकता है, 6 क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसे 4 से 6 के बीच में ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप लोगों को तो पता ही है मेंस में ज्योग्राफी में कौन सा पेपर का पार्ट है? ज्योग्राफी, सॉरी GS1, है ना। तो मेंस में ज्योग्राफी कौन से पेपर का पार्ट है? GS1, है ना। GS पेपर 1 में आता है मेंस में, है ना। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? हमेशा क्या होता है, लगभग देखा जाएंगे तो आपको कंसेप्ट या थ्योरी से मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा रेयर होता है कि करंट बेस्ड आ जाए, पर आ जाता है, तब भी आप लिख सकते हैं। इतने कंसेप्ट्स आप पढ़ लेंगे तो आप लिख सकते हैं, है ना। करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो आप लिख लेंगे, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा? मैप, ज़्यादा से ज़्यादा मैप बनाना रहेगा, मैप या फिर डायग्राम बनाना रहेगा अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। और अच्छा प्रेजेंटेशन देना रहेगा आंसर में, गुड प्रेजेंटेशन, है ना। आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैप बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे या अच्छा प्रेजेंटेशन रखेंगे, है ना। प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे, कंक्लूजन देंगे, बॉडी देंगे, मतलब प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखेंगे। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आपको मैप बनाने आना चाहिए या फिर डायग्राम बनाने आना चाहिए। कंसेप्ट्स के हिसाब से आप मैप कौन सा बनाएंगे वो आपको डिसाइड करना रहेगा, ठीक है। तो मेंस में क्या है कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है ज्योग्राफी, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। मेंस हो या प्रीलिम्स हो, तो ज्योग्राफी क्या है, हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है ना। तो ये अगर ज्योग्राफी अगर कवर हो जाएगा तो आपका मतलब मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा यूपीएससी का, है ना। जो कि बहुत क्या बोलते हैं, जितने स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं यूपीएससी सिलेक्शन में, उनमें से एक ज्योग्राफी भी है ना। आप लोगों को तो पता ही होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, ये सब क्या है, मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। तो इनका कंसेप्चुअल जो कमांड है वो आपके पास होना चाहिए, है ना। तब जाके क्या है, प्रॉपर आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही हैं, बाकी डायनामिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, पर स्टैटिक सब्जेक्ट्स में जिनका कमांड होता है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट्स क्या है, कंसेप्शन सब्जेक्ट्स में गलती करने का चांस क्या है, बहुत लिमिटेड होता है ना। तो कम से कम आप कोशिश करें कि स्टैटिक सब्जेक्ट में गलती ना करें, प्रीलिम्स हो या मेंस, उसमें दोनों में गलती ना करें, है ना। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कमांड लाने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड हिस्ट्री, तो इतने 4 सब्जेक्ट्स तो आपको
बार बार पढ़ के मल्टीपल रिवीजन करके कमांड में लाना ही पड़ेगा, है ना। तब जाके क्या है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बेस अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। तो प्री में अराउंड 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में अराउंड 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन आप मेरे क्लासेस में ध्यान देंगे तो मैं आपको पूरी तरह से एक एक कंसेप्ट को मैं ब्रेक डाउन करके मैं बताऊंगी, एक एक कंसेप्ट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बस आपको क्लासेस में रेगुलर आना रहेगा। क्या है, ज्योग्राफी का लिंकेज क्या है, सारा टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो एक भी क्लास मिस करते हैं तो हाँ थोड़ा सा क्या हो जाता है, लिंकेज लिंक नहीं कर पाएंगे अगला कंसेप्ट से, है ना। तो सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या है, रेगुलर रहना रहेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना रहेगा इस क्लास में। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज पढ़ना चाहिए इसमें, है ना, कहाँ कहाँ से पढ़ें, कितनी बार पढ़ें, ये सब। तो पहले हम लोग जनरल रिसोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए यूपीएससी में ज्योग्राफी के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है ज्योग्राफी की, है ना। 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है ज्योग्राफी की। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि 6 से 10th की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी है, ताकि आपका बेस अच्छे से तैयार हो पाए, है ना। छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिसको बताया गया है एनसीईआरटी में, तो वो आपको पढ़ना है 6 से 10th की एनसीईआरटी। तो सबसे पहले 6 से 10th की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, है ना। उसके बाद इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी हैं, एक में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है और एक में इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी है। तो इसमें क्या है, 11th क्लास की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। और इसमें 2 पार्ट हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी में। एक को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड के बारे में ओवरऑल बताया गया है ना, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरा पार्ट जो है वो है इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। तो इसमें क्या है, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है ना।
तो 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे क्लास में, सबसे पहले मैपिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। मैपिंग कवर करेंगे, देन क्लाइमेटोलॉजी। मैपिंग करने से क्या हो जाता है कि आप रिलेट कर पाएंगे कंसेप्ट्स कि कहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन मिलता है, कहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन मिलता है ना, कहाँ पे ओल्ड माउंटेन मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप क्या वहाँ से लिंक कर पाओगे, कहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, कहाँ पे वोल्केनो ज़्यादा आता है, किस कारण से आता है। तो ये सब क्या आप लोग ज़्यादा अच्छे से लिंक कर पाओगे जब हम लोग क्या है मैपिंग क्लास पहले स्टार्ट करेंगे। तो मैपिंग करने के बाद हम लोग क्या है एक एक कंसेप्ट को हम लोग डील करेंगे। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी पहले स्टार्ट करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे तो जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया कि हमारा जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनता है। तो उस टॉपिक को मैंने क्लास में आपको नोट डाउन कराया, जो भी एक्सप्लेन मैंने कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है तो इसके जो इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने क्लास में कवर किया उससे रिलेटेड चैप्टर को आपको जाके पढ़ना है ना। तो उसके बाद दोनों को पढ़ लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हाईली इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। तो इसको मेन पढ़ना रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 12th क्लास की ज्योग्राफी है। 12th क्लास एनसीईआरटी पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली क्या दिया है, इसमें दिया है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में दिया है। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में दिया है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में दिया है ना। तो 12th क्लास के एनसीईआरटी में ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स मिलेंगे, है ना। कौन कौन से एरिया में क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या मिनरल्स हैं, है ना। तो ये सब के बारे में कहाँ मिलेगा, 12th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। तो 12th क्लास की एनसीईआरटी भी करनी है। तो इतना मैं तो मानती हूँ कि इतना कर लेंगे आप, और मेरी क्लास के जो नोट्स जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी वो नोट्स पढ़ लेंगे और ये सब पढ़ लेंगे, इतना बेसिक रिसोर्स, तो आपका जीएस तैयार हो जाएगा। ज्योग्राफी का जो जीएस पेपर है वो तैयार हो जाएगा, है ना। इतने मेरे क्लासेस से और ये एनसीईआरटी जितना आप कर लेंगे उतने से क्या होगा, आपका जीएस पेपर रेडी हो जाएगा, चाहे वो मेंस हो या प्री हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है या आपको और पढ़ना हो ज्योग्राफी में तो आप क्या पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, एक बुक का नाम मैं रिकमेंड कर देती हूँ, जीसी लियोंग। जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, है ना। जीसी लियोंग क्या के लिए पढ़ेंगे, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग है। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है तो माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन। इसमें क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है। इसमें क्या पढ़ेंगे, मतलब माजिद हुसैन में क्या मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी, और जीसी लियोंग में आपको मिलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने कंसेप्ट्स हैं वो मिलेंगे, है ना। लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा, ये तो पतली सी किताबें हो जाती हैं, पर लेकिन ये बहुत थोड़ा बल्कि किताब है। तो अगर आपको फ्यूचर में यूपीएससी ऑप्शनल में ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का मन करे तब मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये दोनों किताब को पढ़ें, है ना। ये दोनों किताब को, अगर केवल जीएस का ही तैयारी करना है तो आप लोग बस यहाँ तक लिमिटेड रहिए, 6 से 12th के एनसीईआरटी, और मैं जो नोट्स करवाऊँगी उसमें आप कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं, है ना। तो इतना आपको कवर करना रहेगा, मतलब सोर्सेस, इतने ही सोर्सेस आपको फॉलो करने हैं और इससे ज़्यादा फॉलो नहीं करना है ना। और ये जो मैंने लास्ट के सोर्सेस बताए ये कंपलसरी नहीं है ना, इतने में आपका काम हो जाएगा। पर ये आपको अगर मान लो यूपीएससी ऑप्शनल लेने का मन करे कि ज्योग्राफी आप ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हैं, तब के केस में आप इन दोनों किताब को पढ़ें, ठीक है।
तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? ज्योग्राफी को सब्जेक्ट को लेके आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, है ना? जो मैंने सोर्सेस बताए हैं उन्हीं सोर्सेस को फॉलो करें, ठीक है? तो क्या करना है पहले तो स्ट्रैटेजी में कि लिमिटेड सोर्स रखना है अपने को, ठीक है? सबसे पहले तो लिमिटेड सोर्स रखना है। लिमिटेड, जितना कम सोर्स रखेंगे उतना अच्छा होगा, है ना? तो लिमिटेड जो बेसिक सोर्सेस हैं वो रखने हैं, लिमिटेड सोर्सेस। तो अब ये लिमिटेड सोर्सेस का आपको क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है। लिमिटेड सोर्सेस का क्या करना है आपको? मल्टीपल रिवीजन करना है ना? जैसे मान लीजिए 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ी, है ना? 11-12 तक की पढ़ ली, तो ये इतने एनसीईआरटीज़ को का ही आपका सोर्स होना चाहिए, है ना? और मेरे नोट्स, है ना? तो उतने सारे चीज़ों को आपने कवर कर लिया, उसी को ही बार बार पढ़ते रहेंगे, उसी को ही क्या करेंगे आप? बार बार पढ़ते रहेंगे। ऐसे नहीं करना है कि आज के टाइम में क्या हो गया, टेक्निकल वर्ल्ड में इतने सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो उसमें क्या आपका अधिकतर टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो वो सब के पीछे नहीं भागना है, आप अपने सोर्सेस को ट्रस्ट करें। लिमिटेड, जितना ज़्यादा लिमिटेड सोर्सेस रखेंगे उतना अच्छा होगा। तो लिमिटेड सोर्सेस रखिए, उस सोर्स को बार बार पढ़िए, बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है? तो मल्टीपल रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट जल्दी क्लियर होगा, है ना? ये नहीं करना है कि मैं माजिद हुसैन भी पढ़ लेता हूँ, सवेंद्र सिंह पढ़ लेता हूँ, है ना, जीसी लियोंग भी पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ने के चक्कर में बस पढ़ते ही रह जाएंगे, है ना? एक एक बार पढ़ने से क्या याद होगा या क्या समझ में आएगा? कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है? लिमिटेड सोर्सेस रखने हैं, उसके बाद क्या करना है? उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है ना? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तब आपको कंसेप्ट याद होंगे या कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा, है ना? बेटर डील कर पाएंगे उस हिसाब से आप क्या क्वेश्चंस को, ठीक है? नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे आप लोग देखे होंगे, कई आप लोगों ने प्रीलिम्स वगैरह दिया होगा तो आप लोग जानते होंगे, जैसे प्रीलिम्स से एक सप्ताह पहले क्या हो जाता है, यूट्यूब्स में पूरे ज़्यादा इतने सारा नोटिफिकेशन बटन्स आ जाते हैं कि नहीं, आप 1 घंटे में पूरे ज्योग्राफी कवर कर लीजिए, आप 1 घंटे में ये कवर कर लीजिए, हम आपको इतने 100 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि प्री में आने वाले हैं, है ना? या इतना आप कर लेंगे तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा। इस तरह के जो क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोस आते हैं यूट्यूब में, तो वो सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना? जो आपने पढ़ा है अभी तक उस पे ही रिलाय करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू बनाएं और टेस्ट सीरीज़ लगाएं, है ना? टेस्ट सीरीज़ और पीवाईक्यू पे रिलाय करें। ये नहीं कि एंड मोमेंट में आपका कोई तैयारी करवा देगा अच्छे से, नहीं। तो ये क्या है, लॉन्ग जर्नी है और स्लो प्रोसेस है ना? तो टाइम के साथ क्या है, आपका क्लैरिटी आ जाएगा, है ना? तो एक दिन में कुछ क्लैरिटी नहीं आता, तो बार बार जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बारी में आपका क्लियर हो जाएगा सब, है ना? तो मल्टीपल चीज़ों के पीछे नहीं भागना है ना? यही चीज़ है, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है कि जो लोग जल्दी क्लियर करते हैं और जो लोग नहीं कर पाते, कि उनका अप्रोच क्या है, क्लियर होता है कि एक सोर्सेस को मुझे पढ़ना है तो उसको मुझे बार बार पढ़ना है, ये नहीं कि मल्टीपल सोर्सेस को मैं पढ़ते रहूं, है ना? तो ये पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि लिमिटेड सोर्सेस का मल्टीपल रिवीजन करें, ठीक है? उसके बाद क्या करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यूज़, तो उसको अपना गाइड बनाएं, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसको अपना गाइड बनाएं, चाहे वो मेंस हो या प्री हो, है ना? जब भी आपने मान लो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया एक टॉपिक, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार देख लेंगे, लगा लेंगे, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कंसेप्ट का लेवल क्या है और कितना रिविज़न आपको चाहिए, है ना? कितना और डेप्थ में पढ़ना बाकी है, तो ये आपको समझ में आएगा। तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गाइड बनाएंगे तो आपको यूपीएससी का पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी पूछता कैसे है सवाल, है ना?
तो यूपीएससी के माइंडसेट को आप समझ पाएंगे, पीवाईक्यू देखेंगे तो यूपीएससी के माइंडसेट को समझ पाएंगे। प्लस ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये भी आइडिया हो जाएगा, है ना, कितने डेप्थ में पढ़ना है ये भी आइडिया हो जाएगा, और आपका खुद का जो लेवल है वो भी पता चल जाएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, पीवाईक्यूज़ को गाइड बनाएंगे, है ना। ठीक ठाक टेस्ट सीरीज़ लगाएं, है ना। जब कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस तो ठीक ठाक टेस्ट सीरीज़ लगाएं, पर टेस्ट सीरीज़ से अपने आप को जज नहीं करेंगे, है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए जज करेंगे। ये नहीं कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करना है ना। आपको सीखना वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एक दिन में तो सारा चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैंने क्या बताया, बार बार आपको रिविज़न करते रहना है, पीवाईक्यूज़ को देखते रहना है, बनाते रहना है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और जिस भी टाइम आप अटेम्प्ट देंगे, जिस भी ईयर में अटेम्प्ट देंगे, उस साल के 1 साल का करंट अफेयर्स हम लोग तो पढ़ते ही हैं। तो उसमें क्या है, ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में अभी काफ़ी सवाल आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़, है ना, जो भी प्लेसेस न्यूज़ में होती हैं, तो वो चीज़ को आपको क्या है करंट अफेयर्स से कवर करना है, प्लेसेस इन न्यूज़। हम लोग तो मैपिंग में बेसिक मैपिंग करेंगे कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन आता है, कितने माउंटेन्स कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। पर उस कंसेप्ट को आपको क्या करना रहेगा, जो करंट अफेयर्स है प्लेसेस इन न्यूज़ वाला टॉपिक, तो उससे आपको अपडेट करना रहेगा, है ना। तो उससे आपको अपडेट करना रहेगा। प्लेसेस इन न्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स से अपडेट करना रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, प्री में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ से, है ना। हमेशा जो न्यूज़ में रहते हैं वैसे प्लेसेस को आपको पढ़ना रहेगा कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है ना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो सब चीज़ें आपका करंट में कवर हो जाएगा। तो आपको जिस भी साल आप अटेम्प्ट देंगे तो उसमें 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, तो उससे आप लोग अपडेट कर लेंगे। तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसी को कोई डाउट यहाँ तक। तो कोई डाउट नहीं है क्या यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम लोग फिर फिनिश करेंगे, है ना। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, तो कल से हम लोग नए कंसेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर आएंगे तो फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेके आइएगा, ठीक है, ताकि हम लोग मैपिंग से स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।